नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और अब क्या ही कहा जाए, इस बाज़ार पे कुछ कहने लायक स्थिति बची नहीं है। जो सपोर्ट बताए जा रहे थे वो धीरे धीरे करके टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आज 23,700 भी टूट गया और 23,700 क्या 23,650 भी टूट गया। तो अब बाज़ार में अगला सपोर्ट है क्या, और ये गिरावट और कहाँ तक जाएगी? क्या मतलब बियर फेज पूरी तरीके से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? एफआईज की जो सेलिंग है, बिकवाली जो है, वो रुकती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में क्या करें, क्योंकि जो पोर्टफोलियो है वो लगातार धीरे धीरे करके अब वो नुकसान इतना बढ़ चुका है कि एवरेजिंग करने की भी हिम्मत लोगों की बच नहीं रही है। जो संदेश, जो मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं, उसको देख के ऐसा ही लग रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से वो बियर के पक्ष में है। 2292 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। महज 321 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि और कितना गहराएगा और कितनी गहराएगी ये गिरावट? क्या और बड़ा डीप करेक्शन बाकी है बाज़ार में? कहाँ पर बाज़ार सपोर्ट लेगा? बॉटम कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा? रिकवरी कहाँ से आएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो कि जिसके उत्तर हमको हर रोज़ मिलते हैं और अगले दिन बाज़ार वो लेवल तोड़ करके और नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं तमाम सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर लेंगे और साथ ही साथ आईपीओ बाज़ार की हलचल भी जानेंगे, जो नतीजे आ रहे हैं और उनके चलते जो शेयर एक्शन में देखने को मिल रहे हैं बजिंग स्टॉक्स में, उन पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ। और आपकी जो स्थिति इस समय है उस स्थिति को हम समझ रहे हैं और आपके साथ मनी 9 की पूरी टीम इस समय बनी हुई है। इस समय धैर्य का समय है। बहुत घबरा करके, पैनिक में आकर किसी की भी कोई सलाह मांग करके कोई निर्णय मत लीजिए। सोच समझ करके निर्णय लीजिए कि कहाँ पर क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। अंशुल जैन जी को जोड़ते हैं। बाज़ार को बहुत पहले ही उन्होंने भांपा था कि बाज़ार में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो करेक्शन इतना बड़ा होगा शायद इसकी उम्मीद शायद उनको भी नहीं होगी, या फिर थी तो उनसे बातचीत करते हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। सबसे पहले तो बाज़ार पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। 23,650 भी टूट गया, अब अगला सपोर्ट कहाँ पर देख रहे हैं? क्या 23,500 के भी नीचे जाएगा निफ्टी? नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, आपने एकदम सही कहा कि मैं 23,800 तक तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आएगा, पर 23,800 के नीचे थोड़ा सा मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट नंदलेस आज मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगला मेजर सपोर्ट, अगर आज हम 23,800 के नीचे क्लोज करते हैं तो अगला सपोर्ट से ज्यादा मैं उसको टारगेट कहूंगा कि अगला जो टारगेट ओपन होता हुआ दिखेगा वो एरिया ऑफ रिएक्शन जो बनेगा निफ्टी पे, वो बनेगा 23,000, टू बी प्रिसाइज 23,350 के आसपास। तो 23,350 आता हुआ दिख रहा है अगर आज के सेशन में हम 23,800 रिक्लेम नहीं करते हैं। अब आज से मतलब कल अगर कर लेते हैं तो भी ठीक है, बट आज और कल के सेशन में मिला के अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 23,350 के टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वही एरिया ऑफ रिएक्शन बनता है डेली चार्ट पे। करें क्या सर इस बाज़ार में? कितना पेशेंस रखें, क्योंकि सवालों की तो झड़ी लगी हुई है। सवालों के जवाब अभी शुरू भी करेंगे। आज थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन आप क्या मतलब अपने क्लाइंट्स को आप क्या सहारा दे रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं जिससे उनका हौसला जो है बरकरार रहे इस बाज़ार में? देखिए, हम हमेशा मतलब रोज ही हम 11 बजे एक शो करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। उसमें हम कंटिन्यूअसली, जब पहली फॉल आई थी 26,200 से हम 25,200 आए थे, उसी के बाद हमने क्लियरली मतलब तब से हम कहते आ रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर से इतना दूर रहिए जितना आप रह सकते हैं, अनलेस आपकी एक्सपर्टीज हो कि आप मोमेंटम कैच कर सकें। अब देखिए, इतनी एक्सपर्टीज के बाद भी हमने कल एनआईटी का ब्रेकआउट प्ले करने की कोशिश की और तुरंत उसने ब्रेकआउट फेल कर दिया, हमको 5-5.5% का लॉस दिया। तो हम भी इस मार्केट में बहुत मुश्किल से कोई मिड कैप स्मॉल कैप ढूंढ पाते हैं, और उसमें भी 10, अगर 10 ढूंढे तो 10 में से 8 फेल ही हो जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अपने मतलब 5-5% की कैपिटल डाल के एक बार लक आजमाते हैं कि अगर चलने लगा तो बिल्ड करने लगेंगे। नहीं, 5% आपने कैपिटल डिप्लॉय किया, लॉस होगा भी तो 0.5% से ज्यादा आपकी कैपिटल का नहीं होगा। तो हम उस हिसाब से बहुत छोटे मोटे कोई ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी हम अभी भी नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। और अगेन वही मेरा व्यू है, जब भी मार्केट में बॉटम बनेगा, कहीं रिजेक्शन कैंडल जब आएगी, कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब यहाँ से पुल बैक आना है, तो मैं लार्ज कैप्स में ही रिकमेंड करूंगा, वहीं प्ले करना भी पसंद करूंगा। मिड कैप स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है।
अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर रहे थे, सिनेक्स 500 जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, जी। सिनेक्स 500 जो पहला सपोर्ट बन रहा है। मैं आपको बताऊं, मंथली चार्ट हम स्टडी कर रहे थे, अभी 22,000 पे खड़ा है। पहला मंथली सपोर्ट 19,624 पे है, वो भी माइनर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट की आप बात करें या स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, 17,750 पे स्ट्रक्चर आता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो अभी ब्लड बाथ जिसको कहते हैं वो आना भी शुरू नहीं हुई है। अभी तो केवल आप कह सकते हो कि पहली राउंड ऑफ एक्सीडेंट है। अभी डिस्ट्रेस सेलिंग बाकी है, तो 19,600 तक डिस्ट्रेस सेलिंग हो सकती है, विच इज ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 10-12% नीचे इंडेक्स पे। और इंडेक्स अगर 10-12% सरकता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में 30-30, 40-40% की गिरावट बहुत नॉर्मल होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2025 मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए नहीं है। अगर आप कर भी रहे हैं, मेरी या किसी की भी सलाह पे कर रहे हैं, क्वांटिटी एकदम लो रखिए, स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो लॉन्ग लिक्विडेशन में स्टॉक 20-20, 30-30% एकदम से सरक जाएंगे। तो स्टॉप लॉस काटना मत भूलिएगा अगर आप कर ही रहे हैं। मेरी रिटेल इन्वेस्टर को क्लियर सलाह है कि मिड कैप स्मॉल कैप से अगले एक साल 2025 के लिए आप दूर हो जाइए। फिर मौका मिलेगा कमाने का, लेकिन तब जब जिंदा रहेंगे। तो पहले अपनी कैपिटल को संभाल के रखिए और वेट कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप से दूरी बना करके रखिए पूरी तरीके से, और फ्रेश बाइंग तो कतई नहीं करनी है। अगर कहीं पर कोई बड़े एक्सपर्ट अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में कुछ आप करने का प्रयोग कर सकते हैं, वरना वो भी अवॉइड करने की सलाह है अंशुल जी की तरफ से। लार्ज कैप में कोशिश कीजिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी कहीं दिखाई देती है तो। वैसे भी कोई कंपल्सन नहीं है कि बाज़ार में कुछ खरीदना ही खरीदना है। तो अभी थोड़ा सा जब तक ये पेन गुजर नहीं जाता तब तक थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज बना करके सिर्फ बाज़ार को ऑब्ज़र्व कीजिए, अच्छे एक्सपर्ट को सुनते रहिए, वेट कीजिए कब मौका मिल रहा है, कब मौका आएगा, और उसके बाद से जब तमाम एक्सपर्ट्स आपको बोलने लगे उसके बाद से ही कोई नई रणनीति बनाइए। तब तक शांति से सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है, सुनने की, देखने की आवश्यकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न आए हैं और पहला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने 100 रुपये मनी9 को भेजे हैं और एमजे व्लॉग्स जी हैं, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, अंशुल सर, इन ये सर टाटा पावर और आईओसी में कह रहे हैं कि और अभी कितना डाउन लेवल तक जाएगा, क्या यहाँ पर कोई एवरेजिंग करनी है या फिर नहीं। टाटा पावर हो या कोई पावर हो, इस समय तो सब में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। 402 403 के आसपास अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ टाटा पावर का शेयर, और ये भी, इसमें भी अब ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है, 494-95 से गिरते हुए 402 पे आ गया है। क्या करना चाहिए और कितना डाउन देख रहे हैं यहाँ से सर, और अगर किसी को लेना हो तो किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे, टाटा पावर और आईओसी। देखिए, टाटा पावर आपको याद होगा 460 के आसपास मैं ही रिकमेंड कर रहा था और बहुत कॉन्फिडेंस से रिकमेंड कर रहा था, लेकिन वहां भी केवियट था कि 440 का मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर वो ट्रिगर हुआ तो फिर बहुत कायदे की लॉन्ग लिक्विडेशन होगी, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और आप देखिए, पहला लॉन्ग लिक्विडेशन का लेवल 400 रुपए था, 402 हम आ चुके हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर आ सकती है, बट 402 का लेवल, 402 का लेवल प्रोटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बाउंस में 369, 370 तक ये स्टॉक आता हुआ दिखेगा। तो आपको 370 रुपए के आसपास एवरेज करने की सोचनी चाहिए। फिलहाल एक बाउंस बैक आएगा, उसमें फ्रेश बाइंग या नया अप ट्रेंड मान के बाई मत कर लीजिएगा। वो टूटेगा और 370, 369 का लेवल आएगा, वो आइडियल लेवल है, वहां पे आराम से बाई करके बैठ सकते हैं। आईओसी सर। और देखिए, आईओसी में भी रिजल्ट खराब आए हैं, लेकिन क्रूड जिस हिसाब से 2 दिन में गिरा है, 6100 रुपए से 5750 आ गया है, और धीरे धीरे करके 5500 का तो टारगेट लग रहा है कि प्रोबेबली मिड दिसंबर में टेस्ट कर लेगा, और धीरे धीरे करके 5200 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। तो क्रूड में अगर इसी हिसाब की गिरावट बनी रहती है तो इवेंचुअली मार्केट आइडेंटिफाई करेगा और ओएमसी को वो वैल्यूएशन देना स्टार्ट करेगा। तो खराब रिजल्ट का एक वो कह सकते हैं कि जो हैंगओवर है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो आईओसी करंट मार्केट प्राइस से एवरेज कर सकते हैं 50%। थोड़ा सा पैसा रखिए कि अगर कहीं फ्लैश क्रैश या इस टाइप की चीज आती है और 125 में मिल जाता है तो वहां पे फुली इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा है टाटा पावर और आईओसी पर निकल करके आती हुई। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज की इस गिरावट में लगातार 5वां दिन है ये जबकि बाजार लाल निशान में दिखाई दे रहा है। और आज एक और अपडेट आई कि नवंबर 2023 के बाद से सबसे निचला स्तर जो है वो कोस्पी में देखने को मिला है। तो अब एशियाई बाज़ारों में भी दबाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है
और ये क्लोजिंग बेसिस पे जो है सबसे निचला स्तर कोस्पी के अंदर देखने को मिला है। ऐसे बाज़ार में क्या कुछ आपके सवाल हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर और बाज़ार की रणनीति आपको लगातार हम बता रहे हैं, और आप लोग लगातार हमारे साथ संख्या बल जो है अपना बनाए रखिए। जितना हो सके अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ, परिवार के लोगों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक लगाइए, ताकि इस समय कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे, जिससे उनकी कैपिटल जो है वो बची रहे, सुरक्षित रहे। अभिषेक पंडित जी का सवाल लेते हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि मेरे पास आईओबी के 3000 शेयर हैं 70 के रेट पर, और इन्होंने एक और बैंक ले रखा है साउथ इंडियन बैंक, वो इन्होंने 28 पर ले रखा है, और कह रहे हैं बहुत लॉस हो रहा है सर, क्या करूं, लॉस बुक करूं या फिर वेट करूं? 4 महीने वेट कर सकते हैं। सर बैंकिंग को लेकर के इनका प्रश्न है। आईओबी इन्होंने लिया हुआ है और साउथ इंडियन बैंक, आईओबी 49 पे आ गया है, और जो कि इन्होंने लिया हुआ है 70 पे, 20 रुपये यहाँ पे लॉस हो रहा है। साउथ इंडियन बैंक तो लंबे समय से जो है वो दबाव में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब से इसका जो है हमने देखा राइट इशू आया है 22-23 पे आ गया है, ये इन्होंने 28 पे लिया हुआ है। कह रहे हैं लॉस बुक करना चाहिए क्या अभी? देखिए आयुषी, आपको याद होगा, मैं एवर सिंस इसमें बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था जी। 49 आईओबी। सॉरी आईओबी आईओबी में जब से बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था 84 के आसपास, तब से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपको पीएसयू बैंकों से दूर रहना है। इसमें एसबीआई एक कैविएट था, बट बाकी सारे से दूर रहना है। पहला टारगेट 48.6 का था, ऑलमोस्ट हम वहां पे आ चुके हैं। लगता नहीं है कि लेवल टूटेगा, बट अगर मार्केट में ऐसे प्रेशर बना रहता है तो टूट भी सकता है, क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट कहीं से भी नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम्स एकदम ड्राई अप हो गए, यानी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी स्टॉक में खत्म हो चुकी है, इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। तो सपोर्ट जब भी होल्ड कराते हैं तो इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, रिटेल ट्रेडर कभी नहीं कराता है। तो मेरे को बहुत 50-50% चांसेस है कि ये 48.6 का लेवल होल्ड करेगा। तो अगर 48 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर इसमें इमीडिएट जो टारगेट ओपन होगा वो 36.85 का होगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, पीएसयू स्टॉक से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। मार्केट के फैग एंड में जो गिरावट आएगी, ये खून के आंसू रुला देंगे आपको। खून के आंसू रुला देंगे? एक तो सर लोग ये कहते हैं, बहुत सारी टिप्पणियां आती हैं कि एक तो ऐसे ही लोग डरे हुए अंशु से और डरा देते हैं तो ये थोड़ा सा बीच बीच में हौसले के शब्द भी इस्तेमाल कर दिया कीजिए, बेचारे वैसे ही खून के आंसू रो रहे हैं, और इस समय आप मतलब तो एक थोड़ा। एक ये आदत होती है टेक्निकल एनालिस्ट की, जी। कि आप जब भी पूछेंगे मार्केट गिर रहा है, तो वो आपको एक एक सपोर्ट बताता जाएगा कि ये टूटा तो ये सपोर्ट है, ये टूटा तो ये सपोर्ट है। ये कभी नहीं बोलेगा कि ये सपोर्ट टूटेंगे। झूठी उम्मीद देता जाएगा कि अगला सपोर्ट ये है, अगला सपोर्ट। ये झूठी उम्मीद में हमने बहुत पैसा खोया है, तो इससे अच्छा सच। आदमी दो चार बार गाली बकेगा और क्या करेगा, लेकिन एटलीस्ट अगर मान लेगा तो पैसा तो बचा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप लोग भी मतलब जो है इस बात का ध्यान रखें कि, और अभी तक जो जो लेवल्स बताए हैं अंशुल जी ने, वाकई में वो लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा सख्त निर्णय आप लोगों को समय समय पर अवश्य लेते रहना चाहिए। इस बीच चलिए अमन जी से बातचीत कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ हैं। अमन जी को नमस्कार। जी गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं अमन जी? सर बढ़िया है, ठीक है, आशीर्वाद आपका। सर हमारा मतलब आशीर्वाद क्या, हमारा प्रेम आपके साथ हमेशा बना हुआ है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास बायोकॉन के 100 शेयर है 346 के रेट पे। 346 पे आपने लिए हुए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 1 साल का टारगेट है। कब लिया था सर आपने? सर अभी लिया है 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले? अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले खबर भी आई थी यहाँ पर, जब शेयर में 4-5% की तेज़ी देखने को मिली थी। कंपनी के बेंगलुरु प्लांट को जो है वो यूएस एफडीए की तरफ से वीआई की का स्टेटस दिया गया था, और ये मतलब कंपनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन मतलब जैसा बाज़ार है सस्टेन नहीं कर पाया शेयर उन लेवल्स को। अभी जो है आपकी खरीद से भी जो है अगर हम देखें तो करीब 12-13 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, और उसमें से 14 रुपये तो आज ही टूटे हैं। 4-4.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर बायोकॉन को लेकर के 1 साल का व्यू है इनका। आज जो है ठीक ठाक करेक्शन जो है वहाँ यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 4% से ज़्यादा की गिरावट। क्या होल्ड करना चाहिए 1 साल के लिए? देखिए बायोकॉन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दो, हमने अपने क्लाइंट्स को दिवाली रिपोर्ट में बायोकॉन दिया हुआ है। 1 साल के प्रोस्पेक्टिव से हमको बायोकॉन में अच्छी तेजी दिख रही है। न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव आएगा, इनकी एक दो ड्रग जो वैक्सीन वगैरह कुछ ट्रायल में है उनको अप्रूवल मिल जाता है,
उस स्टॉक में अच्छी रेवेन्यू आ जाएगी। उस हिसाब से को अच्छा लग रहा है और टेक्निकली भी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। 3 दिन में बाजार काफी हद तक गिरा है और इसने अपने प्रीवियस जो ब्रेकआउट आया था उस लेवल को होल्ड किया है। अगर आपके पास 1 साल का समय है तो आप मान के चलिए कि 450 प्लस के टारगेट आपको मिल जाएंगे। बीच में वोलेटिलिटी बनी रहेगी बाजार में, जब भी थोड़ी सी तेज गिरावट आएगी तो इस तरीके से 4-5% के डाउन डेज आएंगे। बट उससे घबराना नहीं है, 1 साल रखते हैं तो 450 प्लस लेवल मिल जाएंगे। ये वन ऑफ द स्टॉक्स है जो हम ऑन द डिप्स एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए, तो ये एक ऐसा शेयर है जिसमें गिरावट में खरीदारी की सलाह है। 1 साल का नज़रिया है आपका, तो बिल्कुल होल्ड करके रखने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। रामवीर धाकड़ जी का सवाल ले लेते हैं। उनका सवाल जो है वो है गेल को लेकर के। 400 शेयर इनके पास हैं 225 के भाव पर, एवरेज करना ये भी चाह रहे हैं और इनका भी 1 साल का नज़रिया है। ये है, लोगों को हौसला बरकरार है और लोग अभी भी, खैर क्या ही करें, विकल्प क्या बचा हुआ है ज़्यादातर निवेशकों के पास। वो चाहते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाए ताकि जो घाटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उनको वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे, इसलिए ज़्यादातर लोग एवरेजिंग के लिए पूछ रहे हैं। 190 पे आ चुका है सर और ख़रीद का भाव 200 सवा 200 है, तो 35 रुपये पर शेयर का नुकसान है। 1 साल का व्यू है और गेल को लेकर के काफ़ी लोग पॉजिटिव थे, लेकिन अब बाजार ही नहीं चल रहा है तो क्या ही कहा जाए इस पर। किन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए? आप भी यहाँ पर पॉजिटिव थे, यहाँ पर अभी क्या इस गिरावट में 200 के नीचे आ गया, क्या थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं क्या? देखिए, गेल में एक रेंज बनी थी 246 और 208 की, तो 208 के आसपास हम भी रेकमेंड कर रहे थे कि अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है तो ऊपर में 230 246 के लिए बाई करना चाहिए। लेकिन कोई रिजेक्शन कैंडल बनी नहीं, ये लेवल को स्लाइस थ्रू करते हुए नीचे आ गया, ऊपर में उसी लेवल को वापस रिजेक्ट करके आज 5th डे ऑफ सेलिंग है। तो प्रोबेबली 1-2 दिन बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट जो ये 208 का लेवल टूटा है इसका पहला टारगेट 173.50 है। तो अगर एवरेज करना भी है तो 173.50 के पास पहले वेट कीजिए किसी तरह के एविडेंस का या बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन का, तब एवरेज कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो शायद इस लेवल को भी स्लाइस थ्रू कर दे। तो फिलहाल 173.50 आते हुए दिख रहा है, वहां पे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी मत खरीदिए, थोड़ा और नीचे आ जाए, बाजार वैसे भी टूट रहा है तो पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो ऐसे में 173.50 पे थोड़ा सा देखिए क्या कुछ सिग्नल मिल रहे हैं वहाँ पे, ताकि अगर आपकी लागत कम ही करनी है आपको तो और नीचे आकर के कम कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, अगले दर्शक आकिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकिब साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, खैरियत से हैं? सब खैरियत सर, आप लोगों की दुआएं हैं। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ। बिजनौर से मेरे बोल पास रहे हैं। 4000 शेयर है पीसी ज्वेलर के 157 के रेट पर। पीसी ज्वेलर्स आपने किस भाव पे बताया आपने? 157 सर। 157 के भाव पर। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर 1 से 2 महीना होल्ड कर सकता हूँ। 1-2 महीने का व्यू अभी मत रखिए, क्योंकि पता नहीं है बाज़ार की दिशा क्या होगी। बाज़ार में अभी बॉटम कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा वो अभी समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। तो थोड़ा सा व्यू अगर आप हो सके तो थोड़ा लंबा रखिए। 20 रुपये पर शेयर का आपको नुकसान हो रहा है। 5% ये भी शेयर आज में टूटा हुआ है। अच्छी खासी पिटाई आज होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफा रैली देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 5 दिन में 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 1 महीने में 14% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। शानदार रैली रही सर, लेकिन अब करेक्शन मोड में आ गया है पीसी ज्वेलर्स भी। इस करेक्शन में कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? 1-2 महीने ही होल्ड कर सकते हैं क्या? ये इनका नज़रिया सही है? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, डाउन साइड में 120 का सपोर्ट है, ये उस लेवल तक जाते हुए दिख रहा है। आज ही लोअर सर्किट है तो एग्जिट का भी मौका नहीं मिलेगा। एक ये 5% वाले सर्किट में एक ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर कल के सेशन में मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक आता है, जो कि लग रहा है कि आएगा, तो आपको एक बार एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 142 143 के पास अगर कहीं भी मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। 120 रुपए सीधे सीधे पहले आते हुए दिख रहा है, उसके बाद देखते हैं कि वो होल्ड करता है या नहीं। उसके बाद देखा जाएगा होल्ड करता है कि नहीं। 120 पे थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। आरपीएस जी को का प्रश्न लेते हैं अगला, और ये कह रहे हैं कि अंशुल गुरु जी को प्रणाम। तो कह रहे हैं सर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में फंस गया हूँ, 28,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं इसे बेचना भी नहीं चाहता, और किस प्राइस पे लूँ और कंपनी कैसी है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस को फंडामेंटल्स को लेकर के उतने इशू तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी का जो माहौल है उसमें कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या करना चाहिए। सर जिस ग्रुप की कंपनी है, जिस सेक्टर में है, वो दोनों ही पॉजिटिव हैं। ग्रुप अच्छा है, इस सेक्टर को लेकर के सरकार की काफ़ी ज़्यादा योजनाएं हैं,
लेकिन अभी तो लगातार गिर रहा है और ये थोड़े से दबाव में है। 28,000 रुपये का नुकसान इनको हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए इनके लिए, आपकी सलाह क्या है? भाव हमें नहीं पता है, लेकिन 28,000 रुपये के नुकसान पे हैं, तो क्या सजेशन रहेगा आपका इनको? देखिए, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि आईपीओ का बेस नहीं बन पा रहा है। आईपीओ बेस बनेगा स्टॉक में और उसके बाद ही चलेगा। तो हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है जिनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल का नजरिया है, उनके लिए हमने बाइंग रेंज जो सजेस्ट की है वो कहीं भी 125 से 115 के बीच में मिलता है, तो बाइंग करके चलना चाहिए। 130 एक बड़ा सपोर्ट है, थर्ड टाइम हम उसको हिट कर रहे हैं, तो इस बार मोस्ट लाइकली स्लाइस करेंगे। तो 125 रुपए, 115 रुपए इसका रॉक बॉटम होना चाहिए, उसके नीचे जाता नहीं दिख रहा है। बट ऊपर फटाफट एक बाउंस बैक में 140-45 तक आ जाएगा, उसके बाद ये स्टॉक रेंज बनाने चले जाएगा 2-2.5 साल के लिए। 2-2.5 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पहले ही मार्केट 3 साल की फॉरवर्ड अर्निंग डिस्काउंट कर चुका है, यानी उतनी वैल्यूएशन ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो 3 साल अगर वो जैसा एक्सपेक्टेशन है मार्केट का उसी को फुलफिल करते हैं तो खरीदने का कोई नया ट्रिगर नहीं रहेगा, उसके बाद की ग्रोथ पे आपको प्ले मिलेगा। तो अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, 5, 6, 8 साल का है, तो ये स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है। लेकिन अगर 2-3 महीने का नजरिया है तो बहुत ज्यादा नहीं, 140-145 तक बाउंस बैक आ सकता है। तो दोनों केस में करंट मार्केट प्राइस से 50% ले सकते हैं। 125-115 की रेंज में मिला तो बाकी 50% ले लीजिए। ट्रेडर है तो 140 पे बुक कर लीजिएगा, इन्वेस्टर है तो फिर आराम से रखिए, केवल स्टॉक को समय दीजिए। इस स्टॉक को समय देने की आवश्यकता है। बने रहिए, धैर्य दिखाइए थोड़ा सा, वो आपके लिए इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न हमें जो है, अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। समर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं समर जी? बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है सर। अरे सर, हम लोगों का मतलब बस प्रेम बनाए रखिए, उतना काफ़ी है सर। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं डीडवाना राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। राजस्थान से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं राजस्थान में, क्या सवाल है आपका आज का? सर मेरा क्वेश्चन मैं करता हूँ, मैं सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल स्टाफ हूँ और अभी कश्मीर पोस्टेड हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात सर। क्या प्रश्न है सर आपका, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जेके टायर 240.52 में 70 एवरेज किए हुए हैं मेरे पास में, और जी। एड करना चाहता हूँ मैं, तो क्या इसके लिए अभी सही टाइम है? और खरीदना चाह रहे हैं आप? राइट सर, तो क्या अभी इसके लिए राइट टाइम है, सही टाइम है एड करने के लिए? ठीक है सर, बताते हैं आपको। चूंकि ये जिस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, उस सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। ऑटो के अंदर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ऑटो कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उन पर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि हाल फिलहाल में ही टायर कंपनियों ने अपनी कीमतें में इजाफा किया है। आज इस शेयर में करीब 3.25% के आसपास की गिरावट है। 360 का लेवल देखने को मिल रहा है जेके टायर के अंदर। सर ये अच्छी बात है कि ये प्रॉफिट में है और यहाँ पर उस तरह का डीप करेक्शन नहीं देखने को मिला जिस तरह का हम ऑटो के अंदर लगातार गिरावट देख रहे हैं। आपका सजेशन क्या रहेगा? और ज़्यादा शेयर लेना चाह रहे हैं, किन लेवल्स पे इनको लेना चाहिए? थोड़ा सा लंबी अवधि का भी नज़रिया है इनका। आपकी सलाह क्या होगी जेके टायर को लेकर के? देखिए, जेके टायर आ गया है सपोर्ट पे, 360-355 की रेंज इसकी मेजर सपोर्ट जोन है, मंथली और वीकली दोनों चार्ट पे। लेकिन मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, इसकी वजह से एक रिलक्टेंस रहेगा, लेकिन चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। मार्केट में जैसे बाउंस बैक आएगा ये स्टॉक में भी वापस से एक मूव आ जाएगी 440-450 तक की, वहां जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से एवरेज कीजिए, 440 के अराउंड प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सर आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया होगा। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आदर्श पांडे जी, और उन्होंने हमें जो है 200 रुपये भेजे हैं मनी9 को और अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। और इनका प्रश्न जो है अदानी पावर को लेकर के है, अदानी पावर और एंजल वन को लेकर के। अदानी पावर कह रहे हैं किस लेवल पे और ऐड करना चाहिए। इन्होंने अदानी पावर ले रखे हैं 614 रुपये पे, 500 शेयर इनके पास हैं। अदानी जो है वो लगातार इस समय जो है, जो बांग्लादेश के अंदर पावर को लेकर के जो पेमेंट फंसी हुई है उसको लेकर के लगातार ये खबरों में बना हुआ है अदानी पावर का शेयर, और आज भी ट्रेंड कर रहा है अदानी पावर। हालांकि अगर हम देखें आज जो है थोड़ा सा दबाव बीच में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो है स्थिति देखने को मिल रही है अदानी पावर में 1% के आसपास की मजबूती है। और
काफ़ी हद तक बांग्लादेश के साथ जो है वो नेगोशिएशन अभी चल रहा है। बीच में पावर कट जो है वो सप्लाई जो है वो की गई है और करीब 4.5%, फिर बाद में आधा सप्लाई जो है वो रोक दी गई थी। अब सेटलमेंट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अदानी पावर पे क्या व्यू रहेगा सर? और ऐड करना चाह रहे हैं, खरीद जो इन्होंने खरीद का भाव है वो थोड़ा सा इनके थोड़ा ऊपर है, 614 के आसपास का है। और देखिए बहुत महंगा आपने नहीं खरीदा है। मेजर सपोर्ट 589 है, उसी के आसपास स्टॉक ऊपर नीचे स्ट्रगल कर रहा है। तो जैसे मार्केट में बाउंस बैक आएगी, स्टॉक वापस से अपना लेवल जो है रिक्लेम कर लेगा। जैसे ही 610 620 की रेंज निकलती है, मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रेडर्स का भी इंटरेस्ट आ जाएगा। इवेंचुअली अगर थोड़ा सा समय देते हैं 1.5-2 साल का, तो ये स्टॉक बहुत आराम से 900 और 1200 रुपए के टारगेट देगा। बट वो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स फिलहाल अवॉइड करें। कहीं भी 610 620 की रेंज निकलती है तो उसके बाद ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आना चाहिए। 760 का टारगेट रहेगा। बट इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बेहतरीन रेट है। एक्यूमुलेट करके 2 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपको शायद 1200 रुपए तक का लेवल मिल जाएगा। जी, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और उससे पहले सर, आज बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि हमने बात अभी अदानी पावर पे की, आज जो ट्रेंडिंग शेयर है जिस पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं वो है सुज़लॉन की गिरावट को लेकर के। 8% टूटा हुआ है ये शेयर, 54 रुपये 55 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। और करीब करीब पिछले कुछ दिनों के अंदर जो भी आपने लेवल बताए थे, लग रहा था कि शायद वहाँ तक नहीं जाएगा, उन लेवल्स को भी तोड़ चुका है। मुझे लगता है शायद आपने 62 रुपये तक बताया था और 62 के अब तो 54 आ गया है। क्या करें सर सुज़लॉन एनर्जी पे? अभी क्या करना चाहिए? क्या जो लोग ऊपर हैं उन्हें एवरेज के लिए ये लेवल ठीक है या अभी और टूटेगा? देखिए सुजलॉन में हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि 65 का लेवल अगर टूटता है तो आपको किसी कीमत पे स्टॉक में लॉन्ग नहीं रहना है। नीचे में जो पहला टारगेट बनेगा वो 50 रुपए 60 पैसे का बनेगा। प्रोबेबली कल या परसों के सेशन में लेवल टेस्ट हो जाएगा। अगर ये लेवल होल्ड होता है तो थोड़ी सी बाउंस बैक दिखेगी। लेकिन अगर इस लेवल को स्लाइस थ्रू करता है तो अगला टारगेट सीधा सीधा 35 रुपए का बनता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि अगर आप रख रहे हैं सुजलॉन को, वैसे 72 निकलने के बाद बेच देना चाहिए था। नहीं भी बेचा है तो 65 के नीचे क्लियर कट एग्जिट था। 50 रुपए 60 पैसा और 35 रुपए 50 पैसा, ये दो टारगेट इसमें ओपन हो रहे हैं। 50 रुपए 60 पैसे से बाउंस बैक जरूर देगा एक बार 57 58 रुपए तक, वहां पे एग्जिट करना है। नेक्स्ट लेग में 35.5 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। अब जो लोग सर 75 76 पे लेके अभी तक नहीं निकले, आपकी बात मान लीजिए नहीं मानी, अब क्या करें फिर? अब इतने लॉस में तो लोग बेचते भी नहीं है। ठीक है, बात सुन लेते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती बेचने की, तो कुछ सजेशन रहेगा उन लोगों के लिए? देखिए एक बार 50 रुपए 60 पैसे के पास एवरेज करके ऊपर में 57 58 तक जो बाउंस बैक आएगा उसमें थोड़ा सा एवरेज करके निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 50 रुपए 60 पैसे से एक बार बाउंस जरूर आएगा। ऑलरेडी 5 डाउन डेज हो चुके हैं। कल के सेशन में अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो 6th डाउन डे हो जाएगा। जनरली 3 से 5 दिन का मूव होता है। 6th डाउन डे है तो वहां से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। बट बाउंस बैक शॉर्ट लिव्ड रहेगा 57 से 60 के बीच में। 50 रुपए 60 पैसे पे लेके 57 से 60 के बीच में फुल क्वांटिटी से एग्जिट कीजिए और फिर स्टॉक को छोड़ दीजिए। ये स्टॉक पहले 35 आएगा, फिर बड़ा बेस बनाएगा। नंबर सब अगर ठीक चलते रहते हैं तो नए हाई बनेंगे, नहीं रहे तो ये वापस से पिट जाएगा स्टॉक। तो अगर एक फंस गए तो जी, आपके पास एवरेज निकलने की कोशिश कीजिए। एक और पावर कंपनी जिस पर कि आपने पहले ही कहा था आपको मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है, हालांकि बहुत लोग नहीं माने इस बात को, वो है रिलायंस पावर। 36 रुपये 46 पैसे का भाव, 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये शेयर जो है अब वो लगातार लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे जा रहा है। पिछले 5 दिन में 18-19% का करेक्शन आ चुका है। और मुझे याद है कि मुझसे लोग लगातार ऑन एयर जो ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये अगला सुजलॉन बन सकता है। खैर सुजलॉन की भी स्थिति अब वैसी नहीं रही, लेकिन रिलायंस पावर अब कहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी पोजीशन यहाँ पर फंसी होंगी। देखिए रिलायंस पावर में भी अगेन जो ब्रेकआउट आया था वो कंटिन्यूसली अपर सर्किट के साथ गया था, किसी को लेने का मौका नहीं मिला। और जब सर्किट खुला और नीचे आना स्टार्ट किया तो नीचे आने लगा स्टॉक। यहाँ से ऑन द डाउन साइड पहले 28 रुपए आते हुए दिख रहा है। अगेन मेरे को एडीएजी स्टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस आपकी मैनेजमेंट है बोलती कुछ है होता कुछ है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स वैसे भी नहीं छूता। जेपी हो गया, सुजलॉन हो गया, एडीएजी हो गया। फिलहाल 28 रुपए आते हुए दिख रहा है। जितनी जल्दी आपको एग्जिट मिले उतनी जल्दी एग्जिट कर लेना चाहिए।
जितनी जल्दी एग्ज़िट मिले उतनी जल्दी एग्ज़िट कर लेना चाहिए। इस बीच 1700 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय खाली यूट्यूब के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और इस समय आप लोगों का जो भी दर्द है, जो भी पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, उसको हम लोग समझ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है इस समय को जो है वो बीतने दिया जाए, या फिर कहीं पर अगर मौके हैं तो कहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है। कोशिश ये करें अभी बहुत अग्रेसिव बाइंग करने से बचें, कहीं पर भी हड़बड़ा करके एवरेजिंग करने से बचें, और जितना हो सके लिंक को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये कार्यक्रम जो है वो पहुँच सके। पंकज से जो बातचीत कर लेते हैं, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पंकज जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं पंकज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम पलामू झारखंड से बोल रहे हैं सर। पलामू झारखंड से बोल रहे हैं। पलामू में कार्यक्रम देखे जा रहे हैं मनी 9 के सर? बहुत 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 सर, बहुत। थैंक यू और सर। मैं तो आपका प्रोग्राम दिन में लाइव नहीं देख पाता हूं, तो रात को मैं नाइट में इसको रिव्यू करके देख लेता हूं इसको। अरे सर, थैंक यू। और हम सर अंशु सर का और अरुण सर का बहुत बहुत मैंने बड़ा मानता हूँ। अरे सर, थैंक यू सर। और आप जैसे दर्शक ही हैं और आप लोगों को हम बहुत मानते हैं। थैंक यू कि आप जो है कार्यक्रम नियमित रूप से देख रहे हैं, और कोशिश ये कीजिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए, मनी 9 के लिंक वगैरह शेयर कीजिए। सर, क्या सवाल है आज आपका? सर एनएचपीसी का हमको सर से जानना था। 2000 शेयर हम लिए थे जी 80 के भाव पे, और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या अभी ऐड करूँ या और वेट करूँ? अच्छा, और ऐड करना चाहिए कि नहीं? हालांकि एनएचपीसी पर लगातार अंशुल जी की राय हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बुलिश यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्या इन लेवल्स के आसपास कोई संभावनाएं हैं कि क्या यहाँ पर ख़रीदारी की जा सकती है? ठीक ठाक क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत हायर लेवल पे नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास सवाल आते हैं वो 100 के आसपास के आते हैं। इन्होंने 80 के आसपास लिया हुआ है, 1-2 रुपये ही इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर। व्यू क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर 6 महीना तक होल्ड कर सकते हैं सर। 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा धीमे चलने वाला शेयर है। अंशुल जी, आपकी राय क्या होगी 78 के भाव पे? क्या एनएचपीसी में अब एवरेजिंग का समय है क्या? देखिए 76 रुपए का सपोर्ट था जहां से बाउंस किया, और क्वार्टरली वीवैप 84-85 था, जहां मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था कि एग्जिट कर लेना चाहिए आपको। वापस से 76 की जोन अप्रोच कर रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 76 टूटेगा और ये स्टॉक 65 का पहला टारगेट दिखाएगा। तो अभी 65 तक तो स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। आपको 2 रुपए का लॉस है, फटाक से बुक करके अपनी कैपिटल को खाली कर लीजिए। नहीं तो अगर 15-20 दिन, 1 महीना रखते हैं तो फिर 65 पे खड़ा हो जाएगा और तब आपसे एग्जिट नहीं किया जाएगा। तो 2 रुपए का छोटा सा लॉस है, बेच दीजिए। उसके बाद स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा दीजिए, क्योंकि लगा रहेगा तो आपका मन ललचाता रहेगा। बुक कर लीजिए सर। 2 रुपये का नुकसान है, 2000 शेयर आपके पास है, ठीक है। 3-4 हज़ार का नुकसान अभी ठीक है, बाद में जब नुकसान बढ़ने लगता है तो फिर निकलने में बड़ी बड़ी मशक्क़त होती है। इसको कहीं ना कहीं जब बाजार रिकवरी मोड पे होगा तो तब आप इसको ऑफसेट कर दीजिएगा, इस लॉस को। यहाँ पे ही आपको आइडियाज़ मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए निकल जाइए। चलिए, डॉक्टर सोहन कुमार पांडे जी का सवाल ले लेते हैं। इरिडा के ऊपर इनका प्रश्न है, और ये इन्होंने 101 पर लिया हुआ है, 1 साल का व्यू है। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। 101 पे कब लिया सर आपने? मुझे लगता है काफ़ी पहले लिया था। इनके लिए तो और ज़्यादा पेनफुल स्थिति होगी कि मतलब 101 पे लेकर के इन्होंने 300 से ऊपर के भाव देखे, और उसके बाद से फिर 190 का भाव। सर, वो लोग जो लोग लिस्टिंग के बाद जिन्होंने ख़रीदा और अभी तक वेट कर रहे हैं इसके भविष्य को उज्जवल मानते हुए, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या एक बार के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट अब बुक करें? हालांकि मुश्किल होगी, क्योंकि 300 के ऊपर के लेवल देख लिए हैं, अब एक 200 के नीचे बुक करना, या फिर वेट करना चाहिए अभी लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर के? आपकी राय इरिडा को लेकर के 190 का भाव। देखिए, अगर आपका नजरिया 1 साल का है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। वापस से 300-320 का लेवल तो आराम से मिल जाएगा। बल्कि अगर जो जिस आपका ऑर्डर फ्लो है, अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब डिलीवरी ऑर्डर तो ठीक है बहुत सारे इनके पास है, डिलीवरी अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर लेते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि कर लेंगे, तो स्टॉक आपको 400-450 के लेवल दिखा सकता है। तो 1-1.5 साल का प्रोस्पेक्टिव रखिए। 1 साल को फिक्स मत कीजिए, 1 से 1.5 साल का प्रोस्पेक्टिव रखिए। उसमें आपको 400 रुपए मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। करंट मार्केट प्राइस से फ्रेश भी बाई किया जा सकता है, एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। विजय प्रजापति जी ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं।
आईओसी, आईआरएफसी, एनएचपीसी के टारगेट जानना चाह रहे हैं। आईओसी, एनएचपीसी इन सब पे बातचीत हो गई है। चलिए आईआरएफसी पे एक व्यू आपको दिला देते हैं, क्योंकि रेलवे पे और भी कई सारे सवाल हैं आज की इस गिरावट में। अब पीएसयू में इतनी पोजीशन लोगों की बन गई कि रोज़ डिस्कशन करने के बावजूद, हालांकि मुझे भी कई बार लोग ट्रोल करते हैं, आपके पास और कोई शेयर नहीं है क्या जो आप खाली इस पे बातचीत करते हैं। सवाल में इतने ज़्यादा आते हैं तो हमारे पास भी विकल्प बचते नहीं हैं, या फिर उन सवालों को कंसिडर ही ना करें, पर ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि आप ही लोग सवाल भेज रहे हैं। तो जब रात में लोग देखते हैं तो उसके बाद ये टिप्पणियाँ आनी शुरू होती हैं। दिन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। सर, आईआरएफसी को लेकर के क्या करना चाहिए? इन्होंने अपना भाव तो नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल भाव के साथ भी हैं। आईआरएफसी, आरवीएनएल क्या करें? अब लॉस तो बढ़ ही रहा है। क्या आप आंख बंद करके, कुछ जो लोग लॉस नहीं बुक कर रहे हैं उन्हें पड़े रहना देना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए सर, आईआरएफसी में एक बहुत बाउंस बैक जो आया था, बहुत फीबल बाउंस था और वापस डाउन मूव आ रही है। यहाँ से 116 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे में 90 रुपए 22 पैसा ये टारगेट आता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो आपको आज ही एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन कल बना है, आज फॉलो थ्रू मूव मिल रही है। मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकती है, तो शायद ये आपको 148 149 का लेवल दे दे, बट उसके लिए प्ले करना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू होता है और स्लाइस थ्रू करता है तो फिर सीधा 116 और 90 रुपए 22 पैसे दो टारगेट मिलेंगे। जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना कम लॉस होगा। जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना कम लॉस होगा, ये फिलहाल राय जो है निकल करके आती हुई। सपना जी कह रही हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए, अमर राजा या एक्साइड इंडस्ट्री किसमें ज़्यादा बेहतर विकल्प दिखाई दे रहे हैं? तो सर क्या सलाह रहेगी सपना जी के लिए? वो अमर राजा और एक्साइड में से चुनना चाह रही हैं कि किसमें बेहतर विकल्प है निवेश के लिए। क्या इन दोनों में अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, अमर राजा तो 1010 रुपए आते हुए दिख रहा है, 1400 का सपोर्ट तोड़ा है और पुल बैक में उसी को रिजेक्ट किया है, तो अब वापस जैसे स्विंग लो निकलेगा 1010 तक ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक को तो मैं कतई बाइंग की लिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि शॉर्ट कर देंगे तो भी आप 2-3 महीने में इसको 2 महीने में नीचे में 1010 का लेवल ले लेंगे। दूसरा, एक्साइड मेजर सपोर्ट पे है 427 के, उसको आज तोड़ रहा है, तो अगला सपोर्ट 352 रुपए और 290 रुपए बनता है, तो 352 तो आ जाएगा। 290 के भी चांसेस मतलब 50-50 हैं, बट 352 के टारगेट मोर देन 75-80% है, इससे भी एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ से भी एग्जिट की ही सलाह है। मिताली बर्मन जी का प्रश्न ले लेते हैं। मिताली जी कह रही हैं सर मेरे पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 40 शेयर हैं 315 रुपए के भाव पर, क्या करना चाहिए? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर इस क्षेत्र पर भी फोकस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। 3.25% नीचे 293 का लेवल देखने को अभी मिल रहा है, और इन्होंने लिया हुआ है 190 के भाव पर। तो अभी क्या सलाह रहेगी? प्रॉफिट में है, ठीक ठाक प्रॉफिट में है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्योंकि जिस क्षेत्र से कंपनी जुड़ी हुई है उस क्षेत्र पर सरकार का भी काफ़ी फोकस है, और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो दूसरी कंपनी है अदानी पोर्ट, उस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। और इन दो में से चुनना हो तो फिर आप किसको चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे? और देखिए, अदानी पोर्ट से शुरुआत करते हैं। एक्सटेंडेड मूव था और अब करेक्शन में आ रहा है, तो पहला टारगेट नीचे में 1152 रुपए का रहेगा। तो अदानी पोर्ट में तो किसी तरह की बाइंग की सलाह नहीं दिख रही है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जरूर डिस्काउंटेड प्राइजेस पे मिल रहा है। स्टॉक को थोड़ा सा अभी ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइस है, लेके 1-1.5 साल के लिए छोड़ते हैं तो आपको 400-450 का टारगेट मिलेगा। बल्कि हम हमारी तरफ से जो फंडामेंटल एनालिसिस पूरी की गई है, 3 से 4 साल अगर ये स्टॉक छोड़ते हैं तो 700 रुपए के लेवल हमको समझ में आ रहा है कि वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। तो मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को वैसे भी ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से रिकमेंड नहीं करता हूँ, इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से आपको लेके छोड़ देना चाहिए। बार बार रोज उसका रेट मत देखिए, लेके डीमैट में डाल के छोड़ दीजिए। 1-1.5 साल बाद देखेंगे तो आराम से 30-35% मिल जाएगा, और 3 साल छोड़ देंगे तो स्टॉक मोर देन डबल हो जाएगा। तो आराम से लेके छोड़िए स्टॉक को, आराम से ले करके छोड़ दीजिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर को। बार बार देखेंगे तो फिर आपके मन में जो है आशंका दुविधा होगी, ट्रेडिंग लायक शेयर नहीं है। अनवर शेख साहब बीईएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। बीईएल 265, डिफेंस पे कोई व्यू में बदलाव आया क्या सर? कहीं कोई ऐसा स्थिति बनती हुई कि जहां पर आपको लग रहा हो कि नहीं अब एवरेजिंग की सलाह रहनी चाहिए? बीईएल 2.25% टूट गया, 283 के आसपास अभी
चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज HL में भी 3.5% की गिरावट है, BDL 4.25% टूटा हुआ है। इस थीम के अंदर, इस सेक्टर के अंदर ये 2-3 शेयरों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, चूँकि यहाँ पर भी सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं अलग अलग लोगों के। अनवर शेख साहब का तो खैर BEL पर ही है, लेकिन बाकी सवालों के उत्तर आपके इस उत्तर के माध्यम से मिल जाएंगे। देखिए, बीईएल इकलौता काउंटर है जो अपना क्वार्टरली वीवैप रिक्लेम किया है, लेकिन कल और आज के सेशन में मिला के उसको भी गिव अप कर रहा है। तो डाउन मूव में 267 आएगा और 267 तोड़ने के बाद 229 रुपए का टारगेट है। 1 महीने में करे या 3 महीने में करे, 229 का टारगेट ये करने के लिए स्टॉक आएगा। तो मेरी तरफ से आप जितनी जल्दी एग्जिट कर लें, अगर यहाँ नहीं एग्जिट कर रहे हैं तो 267 का तो मैंडेटरी स्टॉप लॉस है, उसके नीचे तो स्टॉक रखना ही नहीं है। सीधा सीधा वर्टिकली 229 ड्रॉप होते हुए दिखेगा। इसके अलावा HL पे बात हुई थी डिफेंस में, कल वापस ब्रेकडाउन आया है, आज फॉलो थ्रू मूव है। 3660 और 3418 का टारगेट लगभग 3 महीने से, मैं 4 महीने से बोलते आ रहा हूँ, उसी की तरफ बढ़ा है। प्रोबेबली एक 15 दिन अगर रखते हैं, मतलब 15 दिन का समय देते हैं, तो 3660 से 3418 HL आराम से आ जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड फेवरेट काउंटर BDL। बाउंस बैक इतना वीक था जिसमें कोई मतलब कहीं से भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी, छोटी छोटी कैंडल रही हैं और वापस से डाउन मूव में बड़ी कैंडल आ रही हैं। तो 912 पे एक बाउंस बैक आ सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 771 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो एक और मैं स्टॉक जनरली आपकी लिस्ट में रहता है, मैं स्टॉक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है यहाँ पे। 3467 का जो टारगेट है प्रोबेबली 10-15 दिन में टेस्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पे लग नहीं रहा है कि होल्ड करेगा। उसको स्लाइस थ्रू करता है तो फिर 2393 पे बड़ा सपोर्ट है, वहां तक आते हुए स्टॉक दिख रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी जल्दी इन स्टॉक से निकल जाएंगे आप अपना लॉस उतना मिनिमाइज कर लेंगे।